हेलो डियर ऑल, आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और वो बहुत ही कम समय में पूरा चैप्टर कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। यदि आपने सच्चे मन से यदि देख लिया इस वीडियो को तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा और बिहार बोर्ड में सबसे अच्छे मार्क्स आप अचीव कर पाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। चलिए सबसे पहले जो देखेंगे वो प्रकाश होता है क्या। सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो परिभाषा हो गया कि प्रकाश वह ऊर्जा का रूप है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है डियर, यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो हम दुनिया में किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश कराना बहुत ही जरूरी है। प्रकाश की वजह से आपको पूरा दुनिया रंग बिरंगे दिख रहा है। यदि प्रकाश ही न हो तो वही अंधेरा अंधेरा दिखेगा नहीं। तो प्रकाश में रहना बहुत ही जरूरी है। चलिए आप देखते हैं प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में देखें, प्रकाश के गुण के बारे में देखेंगे। तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। जो प्रकाश होती है वो हमेशा क्या करेगा, सीधी रेखा में गमन करेगा, चाहे इसे कोई भी डाइवर्ट क्यों ना करे, ये हमेशा सीधी रेखा में क्या करेगा, गमन करेगा। दूसरा है प्रकाश क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इसीलिए इसे संचरण करने के लिए, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं पड़ती है। जो प्रकाश होता है उसको गमन करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। चाहे माध्यम रहे चाहे नहीं रहे, हवा रहे चाहे नहीं रहे, आराम से क्या कर सकता है, वहां से चल सकता है, गमन कर सकता है। लेकिन साउंड वेव में ऐसा नहीं होता। साउंड वेव में हमेशा आपको क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। लेकिन प्रकाश वेव में माध्यम नहीं चाहिए। तो आई होप यह बात आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, इसी का गुण है कि प्रकाश की चाल जो निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसे किलोमीटर में बोलेंगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये गमन करती है निर्वात में, और वायु में भी लगभग सेम ही करता है। ठीक है, तो प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाती है। अब जो अपारदर्शी पदार्थ होता है, अभी बताएंगे पदार्थ 3 प्रकार का होता है, उससे बताएंगे अपारदर्शी क्या होता है, जिससे प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी। तो अपारदर्शी पदार्थ का क्या करता है, ये छाया बनाता है। क्या बनाता है, छाया बनाता है। ठीक है, 4 गुण हो गया। अब देखेंगे इसका प्रकाश पुंज क्या होता है, किरण पुंज क्या है, या प्रकाश पुंज क्या होता है। सबसे पहले जाने किरण पुंज किसे कहते हैं। तो किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। जो किरण का जो समूह होता है, प्रकाश होते हैं किसमें, किरण के स्वरूप में आगे की ओर बढ़ता है, और किरण के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे या प्रकाश पुंज कहते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गया। यानी ग्रुप ऑफ रे, लाइट रे, इसे क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे या प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है डियर, हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आप देखते हैं डियर कि यह 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या हो गया, समांतर किरण पुंज जो पैरेलल चलेगा। दूसरा क्या होगा, अभिसारी किरण पुंज। तीसरा क्या हो गया आपका, अपसारी किरण पुंज। एक एक करके तीनों के बारे में देखेंगे कि समांतर क्या होता है, अपसारी क्या होता है और अभिसारी क्या होता है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। पहला देखेंगे समांतर किरण पुंज क्या होता है। ठीक है, समांतर किरण पुंज क्या होता है कि जब वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरण आपस में समांतर हो उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब ऐसा किरण जो एक साथ आए की ओर चल, एक किरण हो गया, दूसरा किरण हो गया, तीसरा किरण हो गया, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से एक दूसरे के एकदम समानांतर आए की ओर चलता है, उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं डियर। ठीक है, देखते हैं इसका इमेज के द्वारा आपको बता देते हैं। देखिए इस प्रकार से समांतर किरण पुंज का एक डायग्राम दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। तो ये किरण समांतर किरण पुंज क्या होगा, एक साथ सभी आई की ओर बढ़ेगा और कभी भी ये दोनों एक दूसरे को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। चलिए आई की ओर देखते हैं। अगला हो गया आपका अभिसारी किरण पुंज। क्या हो गया, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी पुंज क्या, वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरण एक बिंदु पर आकर जमा होते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसमें क्या होगी, एक बिंदु है, इस बिंदु पर सभी किरण पुंज अगर क्या होगा, जमा होगा, इसे क्या कहेंगे,
अभिसारी किरण पुंज। ऐसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कि जब आपने देखा होगा उत्तल लेंस को देखा होगा, तो उत्तल लेंस क्या कहते हैं, इसका क्षेत्रफल रहता है नहीं, इस पर जितना भी प्रकाश की किरण पड़ेगा वो एक बिंदु पर आकर मिलेगा। तो अब इससे क्या होता है कि आप गर्मी के दिनों में लेंस लेकर आप पेपर को जलाए होंगे, तो पेपर केस क्यों जलता है कि इस पर जितना भी पड़ने वाली प्रकाश की किरण है वो एक बिंदु पर आकर मिला जाता है, जिसके कारण हीट होता है। हीट होने के बाद क्या होता है, वो जलने लगता है। इसका हो गया उत्तल दर्पण से, सॉरी उत्तल लेंस से जो निकलता हुआ किरण हो जाएगा। ठीक है डियर, ये आपको समझ में आ गया होगा कि सभी किरण एक सम जमा होगा, उसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, आप देखेंगे अपसारी किरण पुंज। अगला क्या है, अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि यहां से एक बिंदु से आगे की ओर फैलता हो जाएगा। तो वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे कहते हैं अपसारी। अपसारी मतलब आगे की ओर बढ़ेगा, एक दूसरे से फैलेगा। जैसे यहाँ से एक लाइट का सोर्स है और ये लाइट का सोर्स आगे की ओर बढ़ रहा है, और जितना दूर जा रहा है उतना ही दूर क्या हो रहा है, फैल रहा है। जैसे कि आप समझ लो कि आपके घर में बल्ब होगा, ठीक है, वो बल्ब से जो निकलता है वो कैसा किरण है, किसके कैसा किरण हो गया, ये आपका अपसारी किरण पुंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये अपसारी किरण पुंज हो जाएगा। तो ये बल्ब से निकला हुआ रोशनी हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं आपका प्रकाश का परावर्तन। इससे पहले आपको तीन बातें बताएं। एक बताया समांतर किरण पुंज, एक क्या होता है जी, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज में इसका एग्जांपल होगा लेजर लाइट। क्या होगा, लेजर लाइट, जो आप 10-20 रुपए में आप मार्केट में खरीदते हैं, उसमें लेजर लाइट। लेजर लाइट में क्या होता है, एक किरण जो होता है वो एक साथ आगे की ओर बढ़ता है, समांतर होता है। ठीक है, एक आपने पढ़ा था अभिसारी, ठीक है, और एक पढ़ा था अपसारी। एक क्या पढ़ा था, अपसारी। ठीक है, तो ये तीन प्रकार का है। एक हो जाएगा आपका जो आगे की ओर फैलता हुआ चला जाता है, वो किरण अपसारी। वो अपसारी किरण का हो गया आपका बल्ब। ठीक है, और अभिसारी का क्या हो गया, उत्तल लेंस से निकला हुआ प्रकाश की किरण। चलिए अब आगे देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए अब इसका परिभाषा क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराता है और टकराने का तो फिर से पुनः वह उसी माध्यम में लौट जाता है, ये लौटने की प्रक्रिया कोई क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका कि उच्च कोटि की, मतलब उच्च क्वालिटी की जो पॉलिश किया हुआ जो पृष्ठ होते हैं, जैसे कि दर्पण पर पड़ने वाले जो अधिकांश प्रकाश की जो किरण होती है वो परावर्तित कर देता है। वो दर्पण से जितना भी किरण पड़ेगी उसको क्या करते हैं, परावर्तित कर देता है, भेज देता है फिर उसी माध्यम में। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है डियर, अगला देखते हैं। आगे आपका हो गया प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के कौन कौन से नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। जो पहला जो नियम है आपका, वो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही अंतर सतह पर होता है। डायग्राम के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। ठीक है डियर, ये मान लो आपका एक हो गया, आपका ये मिरर हो गया, दर्पण हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका क्या हो गया डियर, दर्पण हो गया। दर्पण के बाद यहाँ पर क्या है, एक आपतित किरण है, जो किरण आ रहा है, आपतित किरण जो किरण आ रहा है दर्पण में पड़ेगा। पड़ने के बाद ये क्या यहाँ से फिर से टकराएगा, टकरा जाने के बाद फिर से यहाँ से वापस लौटेगा, वापस करेगा जो लौटेगा। इसे कहते हैं आपतित किरण। इसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। मान लो आपतित किरण क्या है, ए बी। आपतित किरण क्या है जी, ए बी। इसका दर्पण पर जाने के बाद टकरा कर वापस आता है, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, और एक इसे मेजर करने के लिए एक अभिलंब डाला रहता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये इसको कहते हैं अभिलंब, इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल। ठीक है, और इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ठीक है, आप देखते हैं इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो इसका परिभाषा देंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाली कोण क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इंसिडेंट एंगल कहते हैं, इसे आई से सूचित करते हैं। और
परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, अभिलंब के जो अभिलंब से जो कोण बनता है उस कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गया। आप देखेंगे पहला जो नियम कहता था कि इसका पहला जो नियम है ये बोला कि आपतित किरण जिससे कोण बना है इसे कहते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण। एंगल I इक्वल टू एंगल R, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। दूसरा नियम में क्या है डियर? दूसरा नियम में इसका है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही बिंदु सतह पे हैं। तो ये हो गया दूसरा नियम। आई होप आपको ये दोनों नियम समझ में आ गया होगा। ठीक है डियर, आगे देखते हैं। चलिए, समझ में आ गया ना? देख लीजिए, इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है। आप देखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज क्या होता है, इमेज क्या होता है किसे कहते हैं। ठीक है। आप देखते हैं इमेज क्या है। सबसे पहले जान लो कि प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मान लो इसका परिभाषा है, जब प्रकाश के किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं। आपको समझाते हैं कि ये प्रतिबिंब कैसे बनता है। इसे आप मान लो कि ये दर्पण है। ठीक है। इस दर्पण में यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है और ये वस्तु यहाँ टकराएगा, टकराने का ये फोकस से गुजरेगा। ठीक है। और ये एक बार सेंटर से गुजरेगा, इस बीच में क्या बन गया? आपका प्रतिबिंब बन गया। मान लो कि यहाँ पर वस्तु रखे ए बी, तो इसका मान लेते हैं बी डैश ए डैश क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। आपको आगे आरेख के माध्यम से भी बहुत सारे कंडीशनों में समझाएंगे कि ये प्रतिबिंब बनता है कैसे। ठीक है डियर। चलिए, तो पहले देख लेते हैं प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका वास्तविक प्रतिबिंब, से कहते हैं रियल इमेज। क्या कहते हैं डियर? रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है। अब इसका परिभाषा गुण देख लेंगे। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, काटती है। यदि वास्तव में काट रही है तो क्या बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अभी टेंशन नहीं लीजिए, हम आरेख के माध्यम से पूरा कंप्लीट समझाने वाले हैं इसको। ठीक है, इसी वीडियो में। अब इसे वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। हमेशा क्या होता है डियर? उल्टा होता है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। आप देखते हैं आभासी प्रतिबिंब, इसे कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं, इमेजनरी इमेज, इमेजनरी इमेज काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब है कि यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित करती हुई सिर्फ प्रतीत होती है। क्या होती है? केवल प्रतीत होती है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। ठीक है डियर। आप देखते हैं इसका गुण है कि इसे पर्दे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। अब दोनों में क्या उल्टा है? वास्तविक में और क्या होता है? काल्पनिक में, दोनों एक दूसरे क्या होता है? उल्टा। अब वास्तविक प्राप्त कर सकते हैं, काल्पनिक प्राप्त बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और वास्तविक हमेशा क्या होता है? उल्टा। काल्पनिक हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। तो हमेशा आप दोनों में एक दूसरे क्या है? अपोजिट हो गया, वास्तविक और आभासी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग आगे की ओर, देखते हैं। आप देखते हैं कि गोलीय दर्पण समानांतर से प्रयोग होने वाले जो शब्द है ये आपको हमेशा के लिए याद रहना चाहिए कि जब तक दर्पण पढ़ रहे हैं वो दर्पण में आपको ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है डियर। तो आपको बता दें, पहला ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं पोल, हिंदी में कहते हैं ध्रुव, तो इंग्लिश में पोल कहते हैं, इसलिए इसे पी से सूचित करते हैं। ये पोल हो गया आपका। ठीक है। इसके बाद एक जिस गोले से बना हुआ है, ये जिस गोले से बना हुआ है तो ये क्या होता है? इसका एक सेंटर होगा, इसे कहते हैं सेंटर, सी से कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और P से लेकर C तक वक्रता केंद्र के दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसे R से सूचित करते हैं, रेडियस। ठीक है। और ये वक्रता जो केंद्र है और ये ध्रुव है, इस दोनों के बीच में एक क्या होता है? फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। और इस बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। क्या कहते हैं यार? फोकस दूरी। आई होप ये बात समझ में आ गया कि एक क्या होता है? ध्रुव होता है, एक वक्रता केंद्र होता है। ठीक है। इसके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसके बीच में क्या होता है? फोकस। और इसके बीच की दूरी क्या कहते हैं? P और F के बीच को फोकस दूरी कहते हैं। ये बात समझ में आ गया। अब इसी में लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लेंगे ध्रुव क्या होता है। इसके बाद बता दिए मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष और समझ लेंगे। ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है आपका, यही लाइन क्या है? मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है डियर।
इसके बाद आपका मुख्य अक्ष आपको पता चल गया क्या होता है। इसके बाद देखेंगे वक्रता केंद्र बता दिए कि जो जिस गोले का बना हुआ है उसी गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, दोनों के बीच की दूरी क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलिए डियर, फोकस दूरी बता दिया। अब इस दोनों में वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में क्या संबंध है, फोकस के बीच में क्या संबंध है, तो ये जो फोकस होता है वो क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, F बराबर r/2 होता है। ठीक है डियर, या R बराबर 2F होता है, इसको उल्टा कर देंगे, गुना कर देंगे। तो आप हम लोग समझेंगे आरेख के माध्यम से कि किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। ठीक है डियर, चलिए अब हम स्टार्ट करें। चलिए, बोर तो नहीं हो रहे होंगे तो आप कंटिन्यू बने रहेंगे वीडियो में, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। चलिए देखते हैं आपकी इमेज कैसे बनता है। ठीक है, सबसे पहले मान लो कि हम एक ले लेते हैं, आपका एक दर्पण ले लेते हैं। ठीक है डियर, ये आपका मान लो क्या है डियर, दर्पण है। ठीक, इसको फ्रेश स्लाइड पर ले लेते हैं, आपको कम दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, पहले कंडीशन देख लीजिए, कंडीशन क्या है। तो पहला कंडीशन है कि अनंत पर क्या रखेंगे, वस्तु को रखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा बनता है ये हम लोग डायग्राम के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो ये आपको मान लीजिए कि ये आपका एक क्या है, आपका ये हो गया आपका अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, अवतल दर्पण में एक क्या होगा, एक मुख्य अक्ष होगा। एक क्या होगा यार, एक मुख्य अक्ष होगा। अब एक मुख्य अक्ष है तो इस दर्पण पर क्या होगा, एक हम वस्तु मान लेते हैं, ए भी एक वस्तु है। ए भी क्या है डियर, वस्तु है। ए भी मान लेते हैं एक क्या है, वस्तु है। इसके ऊपर से क्या गुजरेगा, एक प्रकाश की किरण गुजरेगा। ठीक है, और कहाँ से टकराएगा, दर्पण पे। कहाँ टकराएगा, दर्पण पे। दर्पण पे टकराने के बाद देखो यहाँ पर एक है, इसका फोकस है। ये जो दर्पण है उसका एक वक्रता केंद्र यहाँ है और बीचों बीच में क्या है, इसका फोकस है। बीचों बीच में क्या इसका फोकस है, और ये क्या है, ध्रुव। ये क्या है, ध्रुव। जैसे ये प्रकाश की किरण, जैसे ये प्रकाश की किरण टकराएगा, किससे टकराएगा, दर्पण से। दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है, ये आपका फोकस होकर गुजर गया। ठीक है डियर, इस प्रकार से आपका आ गया। इसके बाद जो देखेंगे एक जो दूसरा जो प्रकाश की किरण है, दूसरा प्रकाश के जो किरण है वो किरण वस्तु के ऊपर से होते हुए वक्रता केंद्र से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, वक्रता केंद्र से गुजरेगा। ये देख लीजिए वक्रता केंद्र से गुजर गया, और ये दोनों ने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रतिच्छेद करते एक दूसरे को काटा है। यहाँ पर क्या एक दूसरे को काटा है। तो काटने जो हाँ पर आपने भी जस्ट अभी परिभाषा आपको बताया है कि जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, मतलब काटती है, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये आपका हो गया प्रतिबिंब। क्या हो गया, प्रतिबिंब। तो मान लेते हैं वस्तु क्या था, ए बी, तो प्रतिबिंब बना होगा इतना बड़ा। तो इसको मान लेते हैं बी डैश ए डैश। ऐसा क्यों माने आपको बताते हैं, क्योंकि ये आपका कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कौन सा है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। अब इस दर्पण में आप सामने बन रहा है प्रतिबिंब, तो ये कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक। कैसा होगा डियर, वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज हो गया। ठीक है, और वस्तु की अपेक्षा ये थोड़ा छोटा लग रहा है, ये बराबर के हिसाब से बना हुआ है। और इसकी स्थिति कहाँ पर बना हुआ है, तो ये आपका रहा सेंटर और ये आपका रहा फोकस। तो इस दोनों के बीच में बना है प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। ठीक है, फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। कंडीशन क्या है कि आप पहले एक दर्पण लेंगे, दर्पण मान लीजिए, दर्पण का नाम रख लेते हैं MN। क्या नाम रखते हैं, MN आपका एक क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। इसके मुख्य अक्ष ले लिए हैं, इसके बीच में क्या हो गया, सेंटर, और इसके साथ जस्ट बीच में हो गया फोकस। ठीक है, और इस दोनों के बीच सबसे पहले हम लोग क्या लिए हैं, इनका सबसे पहले एक वस्तु ले लिए हैं। और ये वस्तु से सबसे पहला कंडीशन होता है कि वस्तु के ऊपर से प्रकाश की किरण गुजरेगा। वस्तु कहाँ से, ऊपर से गुजरेगा। कहाँ टकराएगा, दर्पण पर टकराएगा। दर्पण में जस्ट टकराने का कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। फिर दूसरा किरण लेंगे, प्रकाश की किरण, और वो दूसरा जो किरण है कहाँ से गुजरेगा, वस्तु के ऊपर से होते हुए सेंटर से गुजरेगा। सेंटर से गुजरने के बाद दोनों जहां पर एक दूसरे को काटेगा, प्रतिच्छेदित करेगा, उसी को क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, कहने वाले हैं, प्रतिबिंब कहने वाले हैं। कैसा प्रतिबिंब बना है डियर, वास्तविक प्रतिबिंब बना है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं। चलिए डियर, देखिए पहला कंडीशन था कि वस्तु कहाँ पर था, अनंत पे। कहाँ था ये, अनंत पे।
सेंटर के बाद आपने अभी दिखाए थे कि यहाँ पर क्या है सेंटर, तो सेंटर के बाद जितने भी वस्तु रखाएंगे उसकी दूरी कहते हैं अनंत। क्या कहते हैं डियर? अनंत कहते हैं। ठीक है, तो यह आप अनंत पर वस्तु को रखिए। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना था? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना था। कैसा बना था? छोटा बना हुआ था। और कैसा? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। ठीक है, जब हम सेंटर पर रखेंगे, ये मान लीजिए आपका एक फिर से इमेज बना देते हैं। ये इमेज आपका हो गया अवतल दर्पण का। ठीक है, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, ये आपका हो गया। ठीक है, और इसके यहाँ पर हो गया आपका वक्रता केंद्र, ये हो गया आपका फोकस हो गया। ठीक है डियर, फोकस। आप सबसे पहले ये जो दूरी है आपके यहाँ से इधर की दूरी हो गया वो अनंत। अब हम वस्तु कहाँ रख रहे हैं? केंद्र। कहाँ रख रहे हैं डियर? केंद्र पर। तो केंद्र पर जो वस्तु को रख के जो बनाएंगे, अरे भाई 12 मिनट जाता है जी। चलिए कोई बात नहीं, इमेज मिट गया है, आप देख लेंगे, बना भी सकते हैं। बता दिए कि बनाने का तरीका कौन कौन सा है। तो आप इस प्रकार से कंडीशन है कि यदि आप सेंटर पर रखेंगे तो जो वस्तु प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा और छोटा बनेगा और वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, यदि आप सेंटर पर ही रखेंगे, यहाँ पर सेंटर पर ही बनेगा और समान साइज का बनेगा और वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ये आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है डियर, तो अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण में किस प्रकार से बनता है। ठीक है, इसके कुछ कंडीशन है, आप पहले इसको देख लीजिए। अवतल दर्पण में बने उपयोग। आपने अभी देखा कि अवतल दर्पण में किस प्रकार से हम लोग प्रतिबिंब को प्राप्त करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीखना। इससे पहले अभी तो फिलहाल बिहार बोर्ड में नहीं पूछा जाता है इमेज बनाने वाला, लेकिन कभी भी पूछ सकता है। बहुत बार पूछा भी है कि आप वस्तु यहाँ पर रखेंगे, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो ये आप आरेख बना के समझा सकते हैं। ठीक है डियर, आप देखेंगे अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में, आखिर इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसका जो पहला है उपयोग है, सबसे इसमें सामान्यतः टॉर्च में प्रयोग करते हैं। टॉर्च में क्यों प्रयोग करते हैं इसका? जो टॉर्च में जो अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है तो प्रकाश को एक समांतर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा है दांत विशेषज्ञ जो होते हैं वो दर्पण सामने में रखकर उसको बड़ा प्रतिबिंब दिखना चाहते हैं। तो दांत का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, उसका इलाज अच्छे से कर सकता है। ठीक है, क्या है कि बहुत सारे आदमी दांत देखते हैं, खांसी से कर देगा दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए इसका प्रयोग दांत विशेषज्ञ करते हैं। ठीक है, आप इसमें देखेंगे, आगे देखते हैं इसका उपयोग। अब तीसरा उपयोग है, इसे प्रायः चेहरा को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। जब आप सैलून में गए होंगे बाल कटाने के लिए तो उस कंडीशन में आप देखे होंगे जो उस दर्पण लगा हुआ रहता है वो कैसा दर्पण आता है? अवतल दर्पण आता है, कि ताकि बड़ा प्रतिबिंब बने और अच्छे से क्या कर सके, दाढ़ी मूंछ को छील सके वो। ठीक है, और चौथा नंबर देखेंगे सौर भट्टी। सौर भट्टी में क्या होता है डियर कि आप शायद देखे होंगे कि जहाँ पर सोलर कुकर होता है या जहाँ पे आपका सोलर पैनल लगा हुआ रहता है बिजली उत्पादन करने के लिए, तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है कि ताकि अवतल दर्पण सभी प्रकाश को एक साथ उस पर भेज सके। जो सिल्कर पर भेजता है, सिल्कर उससे क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा और उससे क्या बनाएगा? विद्युत बनाएगा। तो प्रकाश को ऑब्जर्व करने के लिए, एक साथ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं उत्तल दर्पण में इमेज कैसे बनेगा। उत्तल दर्पण में किस प्रकार से इमेज बनेगा। सपोज डेट ये हम आपको बनाते हैं, पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए आप, ये आपका है कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। कौन सा है डियर? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में सबसे पहले क्या होगा? मुख्य अक्ष होगा। क्या होगा? मुख्य अक्ष होगा। इसके सामने में क्या होता है? एक सेंटर होता है और इसके बीच बीच क्या होता है? फोकस होता है। जस्ट इसकी इमेजनरी इसमें प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हमें इसके क्या देना पड़ता है? एक पीछे भी सेंटर देना पड़ता है, ये मानना। ठीक है, और यहाँ पर एक क्या होता है? एक बीच में फोकस होता है। सबसे पहले आपको हम क्या बोले? कोई एक वस्तु रख लीजिए और वस्तु की कंडीशन क्या? अनंत पे है, तो सी के बाद वाला दूरी क्या कहेंगे? अनंत। यहाँ मान लेते हैं ए भी एक क्या है डियर? वस्तु है। तो पहला कंडीशन है कि प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरेगा? वस्तु के ऊपर से। कहाँ से गुजरेगा? वस्तु के ऊपर से। और टकराएगा कहाँ? दर्पण से। कहाँ टकराएगा? दर्पण से। और टकराने के बाद ये यूं घूम गया। ठीक है, यूं आया और यूं यहाँ से क्या हो गया? घूम गया। ठीक है, लेकिन हमको दिखेगा कहाँ जा रहा है? दिखेगा हम कहाँ से गुजर रहा है? फोकस से गुजर रहा है। कहाँ से दिखेगा? दिखेगा फोकस से ये गुजर रहा है। ठीक है, दूसरा कहाँ से गुजरेगा? आपका सेंटर से। कहाँ से गुजरेगा डियर? सेंटर से गुजरेगा। ये आपका रहा सेंटर। ठीक है डियर, सेंटर से गुजरेगा। अब ये दोनों जहां पर मिलेगा तो ये मिलने का कंडीशन तो लग रहा है दर्पण के पीछे मिलेगा,
लेकिन इसका थोड़ा डायग्राम है ना उल्टा बन गया, इसमें थोड़ा बैलेंस बन नहीं रहा है डियर, ठीक है। तो ये आपको आप कॉपी बनाएंगे, आप जो उसका इंस्ट्रूमेंट वर्क्स का प्रयोग करके बनाएंगे ना, तो इसका जो डायग्राम काफ़ी अच्छे से बनेगा। और मेरा थोड़ा फॉर्मेट टेढ़ा है ना, इसके लिए थोड़ा गड़बड़ बन जाता है, तो आप अपने से थोड़ा प्रयास कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हम आपको बता दिए कैसे किया जाता है, ठीक है डियर। तो अनंत पर यदि हम रखेंगे वस्तु को, अनंत पर यदि हम रखेंगे तो कहाँ बनेगा, फोकस पर दर्पण के पीछे, फोकस पर दर्पण के पीछे, और अत्यधिक क्या बनेगा, छोटा बनेगा। और इसमें हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी, काल्पनिक, इमेजिनरी जिसे कहते हैं, ठीक है। और इमेजिनरी कैसा होता है, हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कंडीशन दिया गया है, आप इस कंडीशन का प्रयोग करके आप डायग्राम बना सकते हो, ठीक है डियर। यदि नहीं है तो फिर से हम एक छोटा सा वीडियो बना देंगे, केवल इसमें डायग्राम 5 मिनट समझाएंगे डायग्राम कैसे बनाया जाता है, ठीक है डियर। चलिए अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी टाइम नहीं दे पाएंगे। तो आप देखते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग, आखिर उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे जो पहला जो उपयोग है, ये वाहन में किया जाता है। आप देखिए कि जो ड्राइवर के सामने में दोनों साइड से लगा हुआ रहता है, बाइक में भी रहता है, कार में रहता है, ट्रक में, हर जगह लगा हुआ रहता है। जो सामने जो लगा रहता है वो पीछे के देखने के लिए, तो वो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है उत्तल दर्पण का, क्योंकि उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, और पीछे वाला जितना भी आदमी रहेगा या जो उसके गाड़ी के पीछे जो लोग रहेंगे गाड़ी लेके, उसका इमेज आप आसानी से ड्राइवर देख सकता है, और देख सकता है कि हमको किधर जाना है किधर नहीं जाना है, ठीक है। तो इसलिए किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसमें छोटा और हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। यदि मान लो कि यहाँ पर हम अवतल लगा देंगे, तो अवतल में तो थोड़ा से दूर तक देखेगा, हमको पता ही नहीं चलेगा पीछे कौन सा गाड़ी, टर्न मारेंगे लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, आदमी का भी हो जाएगा खत्म। तो इसलिए किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। छोटा दर्पण रहेगा, बड़ा प्रतिबिंब देखेगा, ठीक है डियर। दुकानों में इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी गार्ड के लिए किया जाता है। बाद में होता है क्या कि आप कभी दुकान में गए होंगे तो देखे होंगे पैसा गिनते हुए, नहीं तो पैसा इधर तो घूम के गिनता है। जब घूम कर गिनता है, लगता है कि सामने वाला आदमी ना देखे, तो घूम कर देगा, पीछे को दूसरा चोर आ गया तो कैसे समझ में आएगा, पीछे देखेगा, अब एक दर्पण आगे लगाया हुआ रखा, उसको पता चल जाएगा हमारे पीछे कौन कौन लोग खड़े हैं। ऐसे एटीएम में देखे होंगे, यदि आप एटीएम में पैसा छुड़ाने आता होगा तो गए होंगे, कभी विजिट किए होंगे एटीएम को, ठीक है। तो एटीएम के दोनों साइड पर क्या रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है, कि ताकि जिस समय आप पैसा छुड़ा रहे हैं उससे पीछे कोई चोरवा तो नहीं ना आ गया है। चोर जो होता है, चोरवा मतलब चोर जो होता है वो चोर है या नहीं है, इस पर आप उसको देख सकते हो, ठीक है डियर। आप देखते हैं, आप अगला उपयोग 2 ही है, ठीक है। आप देखिए चिन्ह प्रपाटी, ये चिन्ह प्रपाटी आपको हम डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे ये चिन्ह प्रपाटी होता क्या है, ठीक है। तो ये आपका एक डायग्राम है, इस डायग्राम पर देखकर पूरा परिभाषा आपको समझाएंगे। सबसे पहले एक ले लेते हैं अवतल दर्पण, लेते हैं क्या लेते हैं, अवतल दर्पण ले रहे हैं। अवतल दर्पण हो गया ये, ठीक है। ये अवतल दर्पण में सबसे क्या होगा, x', ये क्या होगा, ये हो गया आपका प्रधान अक्ष हो गया, प्रधान अक्ष हो गया ये पूरा लाइन। इस पूरा लाइन के बीच में दिया गया है कि सबसे पहले ये क्या है, ध्रुव क्या है, इसको इंग्लिश से क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। तो पोल को किससे सूचित करते हैं, पी से। तो ये पोल को सूचित करते हैं। इससे क्या होगा कि आप जितना भी दूरी मापना है दर्पण में, यदि मान लो वस्तु का दूरी नापना है, आपका प्रतिबिंब का दूरी नापना है, केवल कहाँ से नाप सकते हैं, आप ध्रुव से नाप सकते हैं। ये पॉइंट है। आप देखो जमीन भी नापो, कुछ भी नापोगे, जैसे एक तो पोजीशन होना चाहिए ना कि हमको यहाँ से मापना है, नहीं तो पूरा खाली जमीन कहीं भी नाप दोगे, ऐसे थोड़ी होता है। इसके लिए क्या चाहिए, पोल चाहिए, जहाँ से हमको एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए कि यहाँ से हमें क्या करना है, मापना है जमीन को। तो उस प्रकार से दर्पण भी यही होता है, एक पोल रहता है कि इस पोल से मापते हैं। समझते हैं ना डियर, पोल क्या होता है, गाँव भर में पोल सुने होंगे नाम तो, ठीक है। तो एक पोल होता है। अब इस पोल में क्या होता है डियर, सबसे पहले यहाँ मान लो कि एक प्रतिबिंब रखे हैं या वस्तु रखे, सॉरी क्या रखे हैं, वस्तु रखे हैं। तो इस वस्तु को यहाँ मापेंगे तो किसे मापेंगे, प्लस में। कैसे मापेंगे, प्लस में। और जस्ट दर्पण के पीछे मापना है उसे क्या मापेंगे, माइनस में। क्या मापेंगे, माइनस में। और इस प्रधान अक्ष के ऊपर नापेंगे प्लस, और नीचे जैसे नीचे हो गया इसे नापेंगे माइनस। ये दिखा हुआ है, ऊंचाई नीचे की ओर किसे मापेंगे, माइनस में, और ऊंचाई ऊपर की ओर किसे मापेंगे, प्लस में, ठीक है। अब देखो दिशा के भी बता दिया है कि इस ओर बाईं ओर, ये हो गया बाईं ओर आपका, ठीक है। बाईं ओर कैसे, माइनस में, और इसका प्लस में मापेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा ये बात, ठीक है डियर। तो ये आपको कहते हैं चिन्ह प्रपाटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, चिन्ह प्रपाटी कहते हैं, साइन कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं।
ये आगे है कि बीम की जो दूरी होती है हमेशा ऋणात्मक होती है। जो बीम होती है, बीम मतलब वस्तु, क्या होता है डियर, वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक। अब तुम खुद ही सोचो, ये दर्पण है, दर्पण यदि शक्ल देखना हो तो दर्पण के पीछे जाकर देखेंगे, आगे देखेंगे, और आगे की दूरी हमेशा किस में लेंगे, आपका माइनस में लेंगे। किस में लेना है, माइनस में लेना है। तो हमेशा बीम की जो दूरी हो जाएगा किसा, माइनस में। लेकिन प्रतिबिंब तो इधर भी बनता है, प्रतिबिंब तो इधर ही बनता और इधर ही बनता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब इधर बनेगा तो आप किस में लेंगे, प्लस में लेंगे, और यदि प्रतिबिंब इधर बना तो आप इसे किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब आगे बनता है वो क्या हो गया, माइनस, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा इधर पीछे बनता है वो क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है डियर, चलिए हो गया, बीम को समझ में आ गया होगा। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। क्यों होती है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, क्योंकि जो प्रतिबिंब होता है वो पीछे बनता है। ठीक है, आई होप ये बात आपको पूरा कंप्लीटली चैप्टर समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट कर देंगे, पुनः उस कमेंट को हम देखकर आपको फिर से आपके वीडियो बनाएंगे। जो भी इसमें कुछ हो रह गया हो, बच गया होगा, तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले जाकर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाला प्रत्येक दिन वीडियो बना रहे हैं वो आपसे सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। जब तक के लिए ओके, बाय बाय, गुड डे, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।